उधर अगर आप देखें, ऊपर नॉर्थ में अगर आप देखें, जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद है और अलगाववाद है। इसके अलावा पंजाब में एक बार फिर आतंकवाद पनपना शुरू हो गया है। आप ये बताएं, आखिरकार इन सब चीज़ों को अगर एज ए होल लिया जाए, एज एन इंटीग्रेटेड होल लिया जाए, तो हमारा देश कहाँ जा रहा है? वेयर इज आवर कंट्री गोइंग? एंड एज फार एज दीज नक्सलाइट्स एंड माओइस्ट आर कंसर्न, तकरीबन 25 से 30% हमारी जो टेरिटरी है वो इनके कब्जे में है, जहां पर हमारी पुलिस तक न जाने से डरती है। मयंक जी, आप बताएं, कहाँ जा रहा है हमारा देश, और कौन सा देश, ये जरा आप बताएं मयंक जी। हाँ, देखिए, ये हम लोग जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि एक यूनाइटेड फ्रंट है और ये एलियन फोर्सेस का, जो कि बहुत सारी विचारधाराएं हैं, उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, चाहे वो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हो, चाहे वो नक्सली ग्रुप्स हो, चाहे वो कम्युनिस्ट ग्रुप्स हो, उन कई कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि देश में अफरा तफरा मचाने की योजना बहुत साल से मचा रहे हैं। उनका प्लान है, और वो प्लान अब जो पाकिस्तान की आईएसआई का है था कि हम ब्लीड कराएंगे इंडिया को, जगह जगह पे घायल करेंगे, चाकू मारेंगे, तो वो प्लान अब हमको कामयाब होता उनकी तरफ से फिलहाल दिखाई दे रहा है। और हमको ये दिखाई दे रहा है, रहमत अली जो कि जिन्होंने पाकिस्तान कॉइन किया था, तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे कि ये छोटा सा पाकिस्तान हमको दे दिया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो ये उन इलाकों में जिन इलाकों को वो छीनना चाहते थे, भारत से पाकिस्तान बनाना चाहते थे, उन इलाकों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स की गई। अगर हम नक्शा देखें, रहमत अली जो चाहता था पाकिस्तान, तो हम पाएंगे कि इस्लामिक टेररिज्म के कुछ एफर्ट्स उन इलाकों में किए जा रहे हैं। और दूसरा जो माओवादी, तो इन्होंने बांट लिया है काम, एक तरह से ये सब मिले हुए हैं। और साथ में हमने भी तो मदद की है मयंक जी, इसके बारे में हम क्यों भूल जाते हैं? आखिरकार हम लोगों ने भी तो बहुत मदद की है, और अभी भी सबसे ज्यादा मदद तो अब हम कर रहे हैं। अब हम जनगणना की जो बात कर रहे हैं, जाति के आधार पे जो अब जनगणना होगी, और उसके बाद अल्पसंख्यकों को हम आरक्षण देंगे, उससे क्या देश और मजबूत होगा? I mean, this is a melting pot. This is really and truly. I'm sorry, I'm bringing in so many subjects together, but all of them are related. At the end of the day, all of them are related. ये जो एक मिक्सचर बनेगा, गन पाउडर जो बनेगा इसका, उसमें एक छोटी सी दिया सलाई लगने की देर है, और उसके बाद पूरा बड़ा विस्फोट होगा। जनगणना जाति के आधार पर होगी। जाति के आधार पर जो फिगर्स आएंगे सेंसस के, उसके ऊपर कितना विवाद होगा, आप और मैं बखूबी जानते हैं। उसके बाद पूरी जो आरक्षण का जो पूरा मैथमेटिक्स है वो चेंज होगा, और देश में एक जाति दूसरे जाति से लड़ेगी। जैसा गुजर एजिटेशन हुई थी राजस्थान में, वैसी छोटी छोटी एजिटेशन हर जाति द्वारा की जाएंगी पूरे देश में। ये क्यों नहीं सोचते हम? अभी तो हम सिर्फ नक्सलवाद और माओवाद का सामना कर रहे हैं, कश्मीर में आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, कुछ जगह पर अलगाववाद का सामना कर रहे हैं। अब हमें हर जाति का एक और नया वाद बनता हुआ दिखाई देगा। मयंक जी बताएं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी बुद्धदेव भट्टाचार्य, चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल, उन्होंने कहा है कि मैं 1 करोड़ मुस्लिम्स को, टेलीग्राफ, आज का टेलीग्राफ देख सकते हैं जी, उन्होंने कहा है कि मैं 1 करोड़ मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दूंगा। सिविक इलेक्शंस आ रहे हैं वहां पर वेस्ट बंगाल में। That's right. आप कोई खड़ा होके केस क्यों नहीं करता इनके खिलाफ? ये एक रिलीजन के नाम पर, एक धर्म के नाम पर अपील कर रहे हैं कि हम तुम्हें रिजर्वेशन देंगे, धर्म के नाम पर, जो कि एक गुनाह है इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक। That's right. तो कोई एफआईआर फाइल क्यों नहीं करता? कोई एक भी, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे आरएसएस का हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का हो, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक भी एफआईआर फाइल क्यों नहीं की जी इलेक्शन कमीशन में जाकर कि ये धर्म के नाम पर वोट बटोर रहा है? Well, very much. Let me repeat that. The West Bengal chief minister has said that he is going to give jobs under the reservation quota to 1 crore Muslims. That's what Buddhadev Bhattacharya said. मैं हिंदी में इसको बता दूं, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ मुसलमानों को वो आरक्षित नौकरियां देंगे। याद रहे, वेस्ट बंगाल ने 10% आरक्षण लागू कर दिया है मुसलमानों के लिए अपने स्टेट में, धर्म के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड किया है, तो गैर कानूनी काम नहीं है। केरल में 12% पहले से ही है, आंध्र प्रदेश में 4% है, जिसको अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी 10% आरक्षण हेतु
बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा है कि 1 करोड़ मुसलमानों को उनके कार्यकाल में बतौर मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल 1 करोड़ मुसलमानों को वो नौकरी देंगे, ऐसा बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा है। आप क्या बुद्धदेव भट्टाचार्य की बात से सहमत हैं? इससे देश और ज्यादा मजबूत होगा या देश कमजोर होगा? हमने तो नहीं सुना आज तक कभी किसी को यह कहते हुए कि मैं 1 करोड़ सिखों को जॉब दूंगा, 1 करोड़ सिखों को नौकरियां दूंगा, 10 करोड़ हिंदुओं को नौकरियां दूंगा। क्या मतलब हुआ इसका? मयंक जी बताएं, आज तक आपने कभी सुना कि 1 करोड़ के 10 करोड़ हिंदुओं को हम नौकरी देंगे या 10 करोड़ सिखों को देंगे? जी बताएं। हिंदू तो इन्होंने एक डर्टी वर्ड बना रखा है हमारे पॉलिटिशियंस ने और इंटेलेक्चुअल्स ने। अगर आप हिंदू के लिए कोई काम करेंगे तो आपको तुरंत सांप्रदायिक कहा जाएगा। आपको कहा जाएगा कि आपने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया, आप हिंदुओं का नाम ले रहे हैं। तो जॉब रिजर्वेशन तो बहुत ही अनफैशनेबल है। हिंदुओं के लिए कहना कि मैं जॉब रिजर्वेशन दूंगा वो बहुत ही अनफैशनेबल है जी। तो ये मुस्लिम्स के लिए जो जॉब रिजर्वेशन का इन्होंने कहा है, ये रिलीजन के नाम पर अपील है इलेक्शंस के दौरान। तो ये गुनाह है इलेक्शन कमीशन के रूल्स में कि आप रिलीजन के आधार पर किसी कम्युनिटी से वोट नहीं बटोर सकते। तो क्यों नहीं हम लोग इन लॉज का, जैसे बाल ठाकरे के खिलाफ ये लॉ यूज किया गया था जी, और उनको बोला गया था कि आप वोट नहीं कर सकते और आप Manoj Joshi was banned. Manoj Joshi was banned from standing for election because he used religion in one of his election campaigns. We know that. Yes. He lost his seat, if you remember. Yes. Gee. But on the other, but in West Bengal, if Buddhadev appeals to the Muslims in the name of religion, that is not a problem at all. But that happens even in the case of Mizoram, if you remember. In Mizoram, for instance, the Congress has always won on the basis of Christianity. They have always projected the Congress as a Christian party. There is always a cross or a crucifix in every election poster of the Congress party, and nobody says a word. Now, Yes. my point is, what is going on over here? What is going on over here? And the fact that Mrs. Sonia Gandhi at one time used to be a Catholic when she was Sonia Mino is also presented as ample proof of the fact that the Congress has always supported the Christians. Now, of course, everybody forgets about the fact that Sonia ji converted and all that, and at the moment she's more of a Hindu than anybody else. But that's a separate issue altogether. But in Mizoram, in the northeast, even Mrs. Sonia Gandhi finds it expedient to use her Catholicism, her birth Catholicism, as a political tactic, and nobody says a word. Why is that, man? देखिए, जो बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद है, ये एक अकेला एक ऐसा नेटवर्क इन्होंने बनाया था जो कि इस तरह की बात कहने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था इस देश के लोगों को, और उन्होंने इसलिए उनको एक पॉलिटिकल स्पेस मिली थी, बहुत मजबूत स्पेस मिली थी, वो सरकार भी बना पाए थे। लेकिन इतने प्रहार हुए उनके ऊपर मीडिया के द्वारा, इतने प्रहार हुए उनके ऊपर जेएनयू के इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, तो वो कुछ छुपे हुए लग रहे हैं इस वक्त, कुछ डरे हुए, सहमे हुए लग रहे हैं, और वो इन इश्यूज को रेस करना भूल गए हैं। तो ये एक देश के लिए और बहुत गंभीर विषय बन गया है जी कि कोई भी बोलने वाला नहीं बचा जी। और जहां तक कि टेलीविजन चैनल का प्रश्न है, जिस प्रकार आज की तारीख में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, किसी और टेलीविजन चैनल में, मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं, किसी और टेलीविजन चैनल में इस किस्म का सीधा सादा फ्रैंक डिस्कशन कभी नहीं होता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। कोई सवाल ही नहीं उठता जी। बाकी हर चैनल में गोल गोल बात होती है, बाकी हर चैनल में कोई बात नहीं होती है। मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में अगर आप 10% आरक्षण मुसलमानों की बात करते हैं या क्रिश्चियंस की बात करते हैं, तो क्या वास्तविकता में आप मुसलमानों के साथ न्याय कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मेरी समझ में बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि 10% जो आरक्षण मुसलमानों के लिए होगा वो किसी भी जो डिजर्विंग मुस्लिम है उसको नहीं मिलेगा। जो बेचारा पिछड़ा वर्ग है मुसलमानों में उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आखिरकार वो मिलेगा किसको मिलेगा? जो ऑलरेडी रिच और पावरफुल मुस्लिम्स हैं, जो पॉलिटिकली पावरफुल मुस्लिम्स हैं, जिनका बहुत होल्ड है पूरी कम्युनिटी के ऊपर। आखिरकार वो सब खाने को उन्हीं को मिलेगा। जो बेचारा अभी भी बढ़ई का काम कर रहा है, तरखान का काम कर रहा है, जो बेचारा वर्कशॉप चला रहा है, वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है जो दलितों के साथ हुआ है। आपको जान करके ये बड़ी हैरानगी होगी मयंक, हम लोगों ने एक सर्वेक्षण कैरी किया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक दलित नेता है जो मुख्यमंत्री हैं, बार बार वो कहती हैं कि मैं दलित की बेटी हूं। हम भी मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है,
कि आप दलित की बेटी हैं और आप मुख्यमंत्री बनी महिला हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, और आप ही के उत्तर प्रदेश में उस जिले में जिसका नाम अंबेडकर नगर है, अब बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से आपने उस जिले का नाम अंबेडकर नगर रखा है, और वहां पर मयंक आपको जान करके हैरानगी होगी कि 90% दलितों के पास बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड्स नहीं है, अनोदया कार्ड्स नहीं है, जो प्राइमरी स्कूल एडमिशन उनके बच्चों के लिए मुफ्त में होना चाहिए वो तक नहीं है। मतलब इससे ज्यादा घिनौनी हरकत क्या हो सकती है, और इससे ज्यादा गंदा मजाक क्या हो सकता है लोगों के साथ? मयंक बताएं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम आपको दूसरा एग्जांपल बताते हैं। पाकिस्तान ने अपना हिस्सा मांगा कि हम आपके साथ नहीं रह सकते जी, और अब हम आपसे अलग हो जाएंगे जी, तो उनको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जमीन मिल गई और वो देश के टुकड़े हो गए। जी, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। तो ये गए थे बेटर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के लिए, आर्थिक तरक्की के लिए, अपनी उन्नति के लिए, कि हमारी उन्नति नहीं हो पा रही है, हम अलग जगह जाकर उन्नति करेंगे। फिर इनका दूसरा आर्गुमेंट आप देखिए, जी, वहां से 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुस जाते हैं। जी, अब वो क्यों घुसते हैं? आर्थिक कारणों से घुस रहे हैं। जम, तो पहले ये गए थे आर्थिक कारणों से, अब ये वापस आ रहे हैं आर्थिक कारणों के लिए। जी, तो अब या तो जमीन वापस करिए आप। आपकी 15% बांग्लादेश की पॉपुलेशन इस वक्त इंडिया में रह रही है, जी, तो 15% जो लैंड है बांग्लादेश का वो भारत को वापस मिलना चाहिए। लेकिन इस किस्म की आर्गुमेंट कोई प्रेजेंट तो करे। आज की तारीख में मेरी जो फिल्म है बांग्लादेश की बांग्ला ओर से क्रेसेंट। जो बांग्लादेश की ओर से घुसपैठ हो रही है, और बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पर कितने करोड़ों की तादाद में आज की तारीख में हिंदुस्तान में घुस आए हैं, उन सबके पास वोटिंग कार्ड्स हैं, उन सबके पास वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, सबके पास राशन कार्ड्स हैं। आप ये बताएं, आज की तारीख में वो तो हिंदुस्तान के नागरिक बन चुके हैं। आप किस दुनिया में रह रहे हैं मयंक, बताएं। हाँ जी, मैंने बांग्ला क्रेसेंट फिल्म बनाई थी 2005 में, बांग्ला क्रेसेंट ISI मदरसाज एंड इन्फिल्ट्रेशन। जी, ये 90 मिनट की फिल्म गूगल वीडियोस पर उपलब्ध है। जी, उसमें मैंने जगह जगह पर दिखाया था किस तरह से बांग्लादेशी भारत के अख्तियार कर रहे हैं, किस तरह से वो सिटीजनशिप छीन रहे हैं और जी, ले रहे हैं अपने फेवर में। और कैमरा पर मैंने उनके इंटरव्यूज किए। मैंने मदरसों में घुसकर, जो भारत की तरफ मदरसे हैं बॉर्डर पर, वहां पर घुसकर मैंने इंटरव्यूज किए। जी, मैं कभी हिडन कैमरा का इस्तेमाल नहीं करता। मैंने इंटरव्यूज किए, मौलवी बता रहे हैं कि हमने किस तरह से, हम उनकी योजना है अब ये बच्चों को काफिर और जिहाद की ट्रेनिंग देने की। जी। और वो सारी फिल्म उपलब्ध है, 2005 से उपलब्ध है नेट पर। That's a 43-minute film, is that right? It's almost 43 minutes, or what? I mean, how? Oh, it's a 90-minute film. All right, okay. जी, तो इस तरह का जो रवैया है हमारे पॉलिटिशियंस का, हमारे इंटेलेक्चुअल्स का, तो एक मूवमेंट खड़ा होना चाहिए देश के अंदर जो कि इसको अपोज करे, जी, जो कि एक ऐसी क्लास पैदा करे जो कि तैयार हो और सबको सेक्रीफाइस करने के लिए। जनाब यहाँ पर वो सबसे जरूर बड़ी होगा। बात, भारत ने बार-बार किया है, बार-बार जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है, देश में पैदा हुए हैं। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है, हम सारे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ सारे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, यानी हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि हिंदुस्तानी ना हो। आपका जो रिलीजन है, आपका जो मज़हब है, वो आपका अपना व्यक्तिगत अफेयर है। यहाँ पर भले आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, फारसी हैं, आप यहूदी हैं, आप जो भी हैं, साफ तौर से आप हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान की रक्षा करना हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है, और इसी को लेकर के हमें आगे चलना चाहिए और सच बोलना चाहिए। आखिरकार मैं कि आखिरी सवाल आपसे ये है कि आखिरकार जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, हम लोग सच से इतना कतराते क्यों हैं? क्यों इतना सच से कतराते हैं हम लोग? अगर आज देखिए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, ईसाइयों और हिंदुओं के बीच में, ईसाइयों और मुसलमानों और सिखों के बीच में अगर एक साफ तौर से वार्तालाप हो, बिल्कुल सच का वार्तालाप हो, उसके बाद ही आगे चल करके कोई जमीन ऐसी बनेगी जो सबकी होगी। आफ्टर ऑल, एट द एंड ऑफ द डे, ट्रूथ हैज अ ग्रेट एनेस्थेटाइजिंग इफेक्ट। द ट्रूथ क्लेंजेस यू। दैट्स where we are lacking. We देखिए, are scared of telling the truth. Go ahead, man, please. हाँ जी, जब ट्रूथ उजागर हुआ था, जब सच उजागर हुआ था, तो 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल टूट गई थी। जी, जब कम्युनिस्ट एक्सपोज हो गए थे, जी, जब ये पता चल गया था कि जो इनका जो एक ड्रीम लैंड था, वर्कर्स का पैराडाइज था, वहां पर सिवाय अत्याचार के और कुछ हुआ नहीं। जी, वहां पर तबाही मची, मिलियंस ऑफ लोग, 150 मिलियन लोग मारे माओ और स्टालिन ने। जी, और ये अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन और हैरी व्यू का
वो है कैलकुलेशन। That's right. 150 मिलियन पीपल, 15 करोड़ लोग मारे माओ ने और स्टालिन ने। जब ये सच उजागर हो गया और ये ख्वाब टूट गया कि एक वर्कर्स का पैराडाइज बना दिया सोवियत यूनियन ने, तब बर्लिन वॉल टूट गई एक दिन। जी। तो ये झूठ के पैर नहीं होते, और जिस दिन सच सामने आता है तो ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स ये गिरने शुरू हो जाते हैं। That's right. तो और ये हिंदू धर्म और हिंदुस्तान, ये तो सनातन है, ये तो अनादिकाल से है और रहेगा। जी। तो ये तो बहुत सारा पानी गंगा में बहा है, पहले भी बहा है, जी। मध्यकालीन भारत के दौरान भी बहा था, अभी भी बहा जा रहा है। लेकिन ये सच जो है वो जिस दिन उजागर होगा तो एक बर्लिन वॉल कहीं ना कहीं टूटेगी। जी, बिल्कुल दुरुस्त ये बात। मेरी होप है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। और वो बर्लिन वॉल क्या है वो हम सबको पता है, जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड बॉर्डर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो आज सीमा बना रखी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक ना एक दिन जरूर टूटेगी, जब दोनों तरफ को मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से दोनों तरफ से इतना ज़्यादा शोषण हुआ है लोगों का और अब तक हो रहा है। मयंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू।